तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो पुअर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मलेरिया ज़्यादा होने का चांस है। हाउसिंग जिसमें पुअर वेंटिलेशन हो या इनएडिक्वेट लाइट हो वो आइडियल होते हैं रेस्टिंग ऑफ मॉस्किटो के लिए, तो मलेरिया ज़्यादा कॉज करेगा। पॉपुलेशन मोबिलिटी की बात करें तो माइग्रेशन जो है वो मलेरिया कॉज कराता है। हमने देखा था कि जहाँ भी एरियाज़ में लेबर आ रहे थे तो वो मलेरिया कॉज करा रहे थे। ऑक्यूपेशन जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अगर उनमें ज़्यादा ये रिलेटेड हैं आदमी, तो रूरल डिजीज़ है तो यहाँ पे मलेरिया होने का चांस ज़्यादा है। ह्यूमन हैबिट्स में आएगा, ये लोग बाहर सो रहे हैं, मच्छरदानी नहीं लगा रहे हैं, मतलब मॉस्किटो नेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग नहीं करा रहे हैं, नोमैडिज्म है, ये वगैरह वगैरह। और लास्ट आता है इम्यूनिटी, इसमें मैटरनल आईजीजी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सीज़न सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वो जुलाई से नवंबर में रहता है। टेम्परेचर सुटेबल 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है, पर 16 डिग्री से कम और 30 डिग्री से ज़्यादा भी फेवरेबल नहीं है। ह्यूमिडिटी अप्रॉक्स 60% चाहिए, 60% रेनफॉल होना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमिडिटी हो गए और फेवर करेगा ब्रीडिंग को। ऑल्टीट्यूड अबव 2000 टू 2500 मीटर ये कैपेबल नहीं है सर्वाइवल का। और मैन मेड मलेरिया क्या होता है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, गार्डन पॉट्स होंगे, फाउंटेन्स होंगे, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा ब्रीड करेंगे तो मलेरिया वहाँ ज़्यादा फैलेगा। हम लोग देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वेक्टोरियल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो। इसमें आता है कि डेंसिटी कितनी है वेक्टर की, एक वेक्टर कितने दिन जी रहा है, चॉइस ऑफ होस्ट के एंथ्रोफिलिक या जूफिलिक मतलब इंसानों पे वो फीड करता है या जानवरों पे फीड करता है। रेस्टिंग हैबिट्स ऑफ वेक्टर में एंडोफिलिक एक्सोफिलिक, एंडोफिलिक मतलब घर के अंदर रहता है, घर के बाहर रहता है। ब्रीडिंग हैबिट्स ऑफ वेक्टर क्या है, टाइम ऑफ बाइटिंग क्या है, सुबह में, शाम में, रात में है। वेक्टरल कैपेसिटी क्या और रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्टिसाइड जो हम लोग दे रहे हैं वो कुछ काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है, वेक्टर से ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है थ्रू ट्रांसफ्यूजन, और ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन या कंजेनिटल मलेरिया भी होता है माँ से बच्चों में। इंक्यूबेशन पीरियड हर एक मच्छर में अलग अलग है। फैल्सीपरम में 12 दिन है, वाइवेक्स में 14 दिन है, ओवेल में 17 दिन है और मलेरी में 28 दिन है। अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज जो है वो आपको 15 मिनट से 1 घंटे रहता है, हॉट स्टेज 2 घंटे से 6 घंटे रहता है और स्वेटिंग स्टेज 2 घंटे से 4 घंटे रहता है। कोल्ड स्टेज में आपको चिली सेंसेशन, बहुत ठंड लगेगी, हेडेक, नोजिया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, वॉमिटिंग होगा, पल्स रैपिड वीक हो जाएगा। हॉट स्टेज में क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, पेशेंट्स फील्स बर्निंग हॉट, स्किन इज़ हॉट एंड ड्राई टू टच, टैकीकार्डिया होगा, रैपिड ब्रीदिंग, लेकिन नोजिया जो है वो घटने लगेगा। और लास्ट स्टेज आता है स्वेटिंग स्टेज, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगा, इसलिए स्वेटिंग होने से आपका फीवर भी कम हो रहा है, स्किन आपका ठंडा हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा और पेशेंट फील बेटर होगा और सोने का कोशिश करेगा, सो जाएगा। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे, तो इन सारे वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आपको अनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली सब करा सकता है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन एक है ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फैल्सीपिरम मलेरिया है, या तो सेरेब्रल मलेरिया करा सकता है या ब्लैक वाटर फीवर करा सकता है। सेरेब्रल मलेरिया कराएगा तो आपको हाई ग्रेड फीवर, बच्चों को कन्वर्जेंस, कोमा भी हो सकता है और ये मेनिंजियल इरिटेशन करा सकता है। वहीं अगर ब्लैक वाटर फीवर होगा तो हीमोलाइसिस के कारण इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगा, तो हीमोग्लोबिनूरिया मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन निकलेगा, ब्लैक वाटर कोका कोला कलर्ड यूरिन निकलेगा। अब हम लोग आते हैं डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया पे। इसमें 3 स्टेप्स हैं, या तो आप माइक्रोस्कोपी से कीजिए या सीरोलॉजिकल टेस्ट से कीजिए या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से कीजिए। माइक्रोस्कोपी में हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देखते हैं, 2 तरह के स्मेयर बनते हैं, थिक स्मेयर, थिन स्मेयर। थिक स्मेयर में हम लोग पैरासाइट को डेमोन्स्ट्रेट या सर्च करते हैं, पर थिन स्मेयर में जो पैरासाइट आया उसकी स्पेसीज कौन सी है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट 2 सप्ताह बाद पॉजिटिव आता है, इसलिए हम लोग यूजली इसको यूज़ नहीं करते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है कि सर्कुलेटिंग पैरासाइट का जो एंटीजन है ब्लड में वो इसको डिटेक्ट करता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया क्या हो सकता है, अगर आप सस्पेक्ट करें कि मलेरिया है, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, टाइफाइड फीवर, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस, येलो फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, डेंगू फीवर, इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर आपको डायग्नोसिस के बाद ही आप इसको प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएंगे। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ मलेरिया। इसमें 2 चीज़ें हैं, प्री इरेडिकेशन एरिया और इरेडिकेशन एरिया। प्री इरेडिकेशन में एरिया में आता है स्प्लीन रेट, मतलब 2 से 10 साल के इतने % बच्चे हैं जिनका स्प्लीन इनलार्ज है। एवरेज इनलार्ज स्प्लीन मतलब एवरेज साइज ऑफ इनलार्ज स्प्लीन क्या है। पैरासाइट रेट मतलब 2 से 10 साल के कितने % बच्चे हैं जिनके ब्लड फिल्म में मलेरियल पैरासाइट आता है। पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है कि एवरेज डिग्री ऑफ पैरासाइटीमिया जो होगा वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में। इन्फेंट पैरासाइट रेट बहुत आसान है, ऐसे कितने % इन्फेंट है जिसमें मलेरिया उनके ब्लड फिल्म में दिख रहा है। प्रोपोर्शन केस रेट क्या है कि नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज्ड हैं, क्लिनिकल मलेरिया डायग्नोज्ड हैं, और फॉर एवरी 100% जो 100 पेशेंट देखेंगे उनमें कितने
केसेस क्लिनिकली डायग्नोज हुए हैं। फिर आते हैं हम लोग इरेडिकेशन एरिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, मतलब एक साल में कितने आपके कन्फर्म्ड केसेस हुए हैं डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस इनटू 1000। यहाँ याद रखिएगा हम लोग 1000 यूज़ करते हैं। दूसरा आता है एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रिपोर्ट ABER, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं तो ध्यान रखिएगा। ये होता है नंबर ऑफ स्लाइड्स एग्जामिनेशन, कितने स्लाइड्स हम लोग एग्जामिनेशन किए बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, या 1000 नहीं 100 है। उसके अलावा 3 चीज़ और है, एनुअल फैल्सिपरम इंसिडेंस, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, स्लाइड फैल्सिपरम रेट। अब आते हैं हम लोग वेक्टर इंसिडेंस पे। वेक्टर इंडिसेस में आते हैं आपका ह्यूमन ब्लड इंडेक्स, स्पोरोजाइट रेट, मॉस्किटो डेंसिटी, मैन बाइटिंग रेट कितना काट रहा है, मॉस्किटो की डेंसिटी कितनी, इनोकुलेशन रेट क्या है। अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, ट्रीटमेंट, कीमोप्रोफाइलेक्सिस एंड स्ट्रेटजीज फॉर कंट्रोल। तो ट्रीटमेंट ऑफ 5x मलेरिया क्या है, क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन। क्लोरोक्विन टोटल 25 mg देते हैं, पर ये 3 दिन का ट्रीटमेंट होता है, इसलिए 25 mg को पहले दिन हम लोग 10 mg, दूसरे दिन 10 mg और तीसरे दिन 5 mg में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमाक्विन हम लोग रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, इसको डेली देते हैं 14 दिनों के लिए, और इसका डोज 0.25 mg पर kg होता है। पर इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन और इंडिविजुअल विद G6PD डिफिशिएंसी को नहीं देते हैं, क्योंकि वो इनमें हीमोलाइसिस करा देता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फैल्सिपरम मलेरिया। ये इसमें 2 स्टेट्स में बांट देते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में अलग चलता है और रेस्ट ऑफ इंडिया में अलग चलता है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, इसका नाम होता है ACT-SP। इसमें क्या होता है, आर्टिसोनेट 50 mg, सल्फाडॉक्सिन 500 mg और पारीमिथामिन 25 mg 3 दिन के लिए देते हैं, और सिंगल डोज ऑफ प्राइमाक्विन जो है सेकंड डे पे देते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या होता है कि ACT देते हैं, लेकिन ACT-AL देते हैं। इसमें AL क्या है, आर्टिमिथर और लुमिफेंट्रिन। आर्टिमिथर 20 mg, लुमिफेंट्रिन 120 mg 3 दिन के लिए ये भी देते हैं, और इसमें भी प्राइमाक्विन सेकंड डे पे देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड इन्फेक्शन, मतलब वायरस और फैल्सिपरम दोनों का इन्फेक्शन हुआ तो क्या करेंगे। अदर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ACT-SP फॉर 3 दिन और प्राइमाक्विन 14 दिन। बस डिफरेंस ये है कि जब हम लोग 1 दिन दे रहे थे सेकंड डे पे, यहाँ पे 14 दिन देंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में भी वही सेम ACT-L देंगे 3 दिन के लिए, पर प्राइमाक्विन 1 दिन के बजाय जो सेकंड डे पे दे रहे थे उसके बजाय 14 दिन देंगे हम लोग इसको। फिर हम लोग आते हैं सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के कीमोथेरेपी पे। इसमें 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला इनिशियल ट्रीटमेंट है 48 आवर्स के लिए, और फिर इसको फॉलोअप ट्रीटमेंट देते हैं। तो इनिशियल ट्रीटमेंट जो 48 आवर्स के लिए देते हैं उसमें हम लोग IV क्विनीन दे सकते हैं। इसमें लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज देते हैं। लोडिंग डोज 20 mg पर kg और मेंटेनेंस डोज 10 mg पर kg 8 आवर लिए देते हैं। और दूसरा है आर्टिसोनेट या आर्टिमेथर या आर्टिएथर देते हैं, और ये पैराएंट्रली दे सकते हैं। फॉलोअप ट्रीटमेंट में वही क्विनिन, डॉक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन अगर प्रेग्नेंट और चाइल्ड बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज है। और दूसरा ACT-SP प्लस PQ इन अदर स्टेट्स एंड AL प्लस PQ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। लास्ट आपका आता है मलेरिया इन प्रेगनेंसी। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हो सकता है या प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम या मिक्स्ड हो सकता है। अगर वाइवेक्स से हो रहा है तो आप इसको क्लोरोक्विन दीजिएगा, जब तक डिलीवरी नहीं होता है तब तक आप प्राइमाक्विन नहीं दीजिएगा, पर वीकली 300 mg क्लोरोक्विन आप देते रहिएगा। फैल्सिपरम में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा या सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो क्विनीन देंगे 10 mg पर kg प्लस क्लिंडामाइसिन 10 mg पर kg फॉर 7 डेज। ये TD देंगे, ये BD देंगे। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वही ACT-SP और AL अकॉर्डिंग टू स्टेट वो कौन सा है वो उसके हिसाब से देंगे। कीमो प्रोफाइलेक्सिस, मतलब अगर आप किसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, उसको मलेरिया हुआ नहीं पर आप चाहते हैं कि उसको प्रिवेंट करें मलेरिया होने से, इसमें 2 तरह होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लेस देन 6 वीक्स होता है, लॉन्ग टर्म मोर देन 6 वीक्स होता है। शॉर्ट टर्म में डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन देते हैं। लॉन्ग टर्म में क्लोरोक्विन और प्रोग्वेनिल देते हैं इन एसोसिएटेड विद क्लोरोक्विन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेक्टर कंट्रोल मेजर्स पे। इसमें 2 होते हैं, एंटी एडल्ट, एंटी लार्वल। एंटी एडल्ट में रेसिडुअल स्प्रेइंग करते हैं, स्पेस एप्लीकेशन, पर्सनल प्रोटेक्शन। एंटी लार्वल में लार्विसाइड्स, सोर्स रिडक्शन, इंटीग्रेटेड कंट्रोल। लास्ट हमारा है द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया। 2016 से 2030 के बीच में ये अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मई 2015 में। इसके 3 पिलर हैं, 4 गोल्स हैं और माइलस्टोन और टारगेट हैं। 3 पिलर क्या है, पहला पिलर है कि हम लोग ये इंश्योर करें कि पूरे दुनिया में एक्सेस हो कि हम लोग मलेरिया को प्रिवेंट कर सकें, डायग्नोस कर सकें और प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकें। इसका दूसरा प्लेयर है कि हम लोग एक्सेलरेट करें, तेज़ी लाएं एफर्ट्स में, ताकि मलेरिया एलिमिनेट हो और मलेरिया फ्री स्टेटस का अटेनमेंट हो सबके द्वारा। पिलर 3 क्या है, मलेरिया सर्विलेंस को कोर इंटरवेंशन में ट्रांसफॉर्म कर देना। अब इसके कुछ गोल्स हैं, 4 गोल्स हैं। पहला कि मलेरिया की मोर्टेलिटी को घटाएं, दूसरा मलेरिया के केस इंसिडेंस को घटाएं, तीसरा
जो भी कंट्रीज़ हैं उनको मलेरिया फ्री घोषित कर दें, और जो मलेरिया कंट्रीज़ फ्री घोषित हो चुकी हैं उनमें रीस्टैब्लिशमेंट ना हो। ये कुछ डेटा है कि 2020 तक, 2025 तक, और टारगेट हमारा 2030 है। 2030 में अबाउट 90% और एटलीस्ट 35 कंट्री में होना चाहिए, और जहाँ पे अभी तक मलेरिया हटा हुआ है वहाँ पे रीस्टैब्लिशमेंट प्रिवेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक NVBDCP है जो हम लोग अभी हेल्थ प्रोग्राम्स में फ्यूचर में बात करेंगे। यहाँ पे मलेरिया आपका ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू फील। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। थैंक यू। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।